नमस्कार, डिजाइनर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। आज युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। वे स्वामी विवेकानंद जिन्होंने शिकागो के मंच से भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और भारतीय परंपरा का भगवा ध्वज लहराया था। वे विवेकानंद जी जिन्होंने शून्य पर अपने उद्बोधन में पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को चमत्कृत कर दिया था। वे विवेकानंद जी जो लोगों से कहते थे उठो जागो। वे विवेकानंद जी जो भारतीय संस्कृति के संवाहक थे, भारतीय संस्कृति के पैरोकार थे, भारतीय संस्कृति के संरक्षक थे। आजकल के युवा अपना आदर्श बहुत सारी जगहों पर ढूंढने लगे हैं और उन लोगों को आदर्श बना रहे हैं जो शायद आदर्श लायक भी नहीं है। ये युवा अगर स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श बनाए, ये युवा अगर स्वामी जी के बताए हुए मार्ग पर चले, ये युवा अगर स्वामी जी के शब्दों को पढ़ें, विवेकानंद साहित्य का अध्ययन करें, मनन करें, चिंतन करें, तो निश्चित रूप से एक अलग भारत का निर्माण होगा, एक सक्षम भारत का निर्माण होगा, एक संस्कारवान भारत का निर्माण होगा। पिछले दिनों इंदौर के सबसे युवा विधायक आकाश विजयवर्गीय ने एक युवा महोत्सव किया था, युवा उत्सव किया था, जिसमें बड़ी संख्या में युवा जुटे थे और उन्होंने युवाओं की समस्याओं को लेकर, युवाओं के मुद्दों पर चिंतन मनन किया था। मुख्यमंत्री के पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान भी उस युवा कुंभ में शामिल हुए थे। आइए हम आकाश विजयवर्गीय से बात करते हैं, कुछ युवाओं की सुनते हैं, कुछ उनकी मन की जानते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि मध्य प्रदेश के, खासकर इंदौर के युवा क्या चाहते हैं, क्या उनकी ज़रूरतें हैं और वे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किस हद तक और कहां तक जा रहे हैं। आकाश जी, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपने जो युवा उत्सव एक कार्यक्रम किया पिछले दिनों, पिछले हफ्ते, जिससे बड़ी संख्या में युवा मौजूद थे, लगभग 10,000 की तादाद में वहाँ नौजवान आए थे, क्या मकसद था उस युवा उत्सव का? देखिए, अभी कोरोना की वजह से लॉकडाउन जो हुआ था, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ और कुल मिला के बिज़नेस कई सारे नुकसान में आ गए थे। कई युवाओं के जॉब्स चले गए थे। तो इसकी वजह से ऐसा देखने में आया था कि बड़ी संख्या में युवा डिप्रेशन में जा रहे हैं, नशे की ओर आकर्षित हो रहे हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज़ कईयों में आ रही है, ऐसी जानकारी लगी थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े चिंतित थे। पिछली बार जब इंदौर आए थे तब उन्होंने सख्त आदेश दिए थे पूरे प्रशासन के, कलेक्टर, कमिश्नर, डीआईजी सभी लोग थे कि ये जितने भी नशे के रैकेट्स चल रहे हैं सबको तुरंत ध्वस्त करो, पूरी ताकत लगाओ, सख्ती से पेश आओ। और साथ ही साथ उनका ये भी था कि युवाओं को ऐसा लगे कि हम लोग उनके साथ हैं, एक जुड़ाव महसूस हो, ऐसा कुछ हम लोग आयोजन करें। तो मैंने ही उनसे फिर निवेदन किया था कि हम एक युवाओं का बड़ा कार्यक्रम करना चाहते हैं, आप कार्तिकेय को उसमें भेजना। तो उन्होंने स्वीकृति दी, हमने युवा कुंभ का कार्यक्रम किया और लगभग 12 से 15,000 युवा जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो तो बाकी कई बड़ी संख्या में नए लोग जो मतलब अभी तक जो राजनीति में नहीं है, किसी पार्टी में नहीं है, ऐसे लोग वहाँ पर आए। तो कुल मिला के एक तो सभी युवाओं को लगे कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है, हम साथ हैं, पूरी सरकार उनके साथ है, वो अकेले नहीं है। इसलिए ठीक है, अगर कठिन परिस्थिति आज के समय में है, पूरे विश्व में है, हम सब जानते हैं, कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, मगर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि यदि आपके जीवन में कठिनाई नहीं है, मतलब आप गलत दिशा में हो, तो कठिनाई एक जीवन का अंग है। संघर्षों के साए में असली आज़ादी पलती है। मतलब सच्चाई तो यह है कि यदि कठिनाई आपके जीवन में है तो ही आपके अंदर का ईश्वरत्व बाहर निकलता है। संघर्ष से अंदर का ईश्वरत्व बाहर निकलता है। जब राम कृष्ण, संघर्ष एक किस्म की साधना है। संघर्ष निसंदेह एक किस्म की साधना है और कई महापुरुषों का ये भी कहना है कि संघर्ष तो सौभाग्य से मिलता है। राम कृष्ण ये लोग नहीं बच पाए संघर्ष से, तो हम नहीं बच सकते। बस महत्वपूर्ण बात यह है कि संघर्ष से घबराने की ज़रूरत नहीं है, कठिनाइयों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। संघर्ष करें,
थोड़ा सा मजबूती के साथ डटे रहें, संघर्ष करें, तो निसंदेह उससे आपके अंदर का राम, आपके अंदर का कृष्ण भी निकल के आएगा। राम कृष्ण इसलिए नहीं जाने जाते हैं भगवान के रूप में कि उनके जीवन में कठिनाई आई, बल्कि इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि उन्होंने कठिनाई का डट कर सामना किया, संघर्ष किया, तब जाकर के और वो उस राम कठिनाई और पर विजय कृष्ण प्राप्त जैसे की। आराध्य बने। और उस कठिनाई पर विजय प्राप्त की। बिल्कुल। मैं यही कहना आपसे पूछना चाहता हूं कि ये फ्रस्ट्रेशन युवाओं में क्यों आजकल आ गया बहुत जल्दी। एक तो मुझे लगता है कि आपकी जनरेशन के लोगों में धैर्य की बड़ी कमी है, बहुत जल्दी धैर्य चूक जाते हैं, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, निराशा भाव छा जाता है, और इस कदर की निराशा आ जाती है कि वो या तो अपराधी बन जाते हैं, मरने मारने लगते हैं, या नशे के जहर में डूब जाते हैं, या आत्महत्या कर लेते हैं। निसंदेह जो आपने बात बोली वो हमें समाज में देखने में आ रही है कि नशे की ओर बड़ी संख्या में युवा जा रहे हैं, अपराध में बढ़ोतरी हुई है। ये लॉकडाउन और बेरोजगारी जो इसकी वजह से आई उसकी वजह से हुई है। तो आप ही ने एक बात स्टार्टिंग में इंटरव्यू के कही थी कि जो आदर्श युवा जिन लोगों को मानते हैं उनके बजाय वाकई में अच्छे लोगों को आदर्श माने, उनके बारे में पढ़ें, उन्हें समझें और किस प्रकार से कठिन परिस्थितियों से अच्छे लोग निकलें, सफल लोग निकलें, वो जब अध्ययन करें तब मुझे लगता है कि उन्हें ज़्यादा अच्छी दिशा मिलेगी जीवन की। कुल मिला के आज के समय में मेरा तो आपके माध्यम से भी मैं युवाओं को कहना चाहूँगा कि कठिनाइयाँ जीवन का एक हिस्सा है, उससे घबराना नहीं चाहिए। सबके, राम भगवान हो, कृष्ण भगवान हो, सबके जीवन में आई थी। अगर हम डटे रहेंगे तो निसंदेह आज नहीं तो कल समय बदलेगा। बल्कि सच्चाई तो ये है कि कठिनाइयों का सामना करते करते ही हमारे अंदर का ईश्वरत्व भी, हमारे अंदर का राम और कृष्ण भी जागृत होगा। इसलिए सभी युवा धैर्य रखें, मजबूती के साथ डटे रहें, अपनी एनर्जी सही दिशा में लगे। जैसे हम लोगों की एक संस्था है देव से महादेव, उसके माध्यम से मैं लोगों को कहता भी हूँ कि आप कोशिश करो कठिन परिस्थिति में कि आपकी ऊर्जा 3 ही जगह पर लगे। एक तो अपनी सेहत, एक अपना परिवार और एक अपना जो कर्म है, और उसी पर ऊर्जा लगे। उसके अलावा आपकी एनर्जी वेस्ट ना हो, ऐसा प्रयास करें। धीरे 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 एक बात और जो महत्वपूर्ण है वो सबको समझ लेनी चाहिए कि आजकल का ये जो कलयुग है ना, ये मतलब जैसे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहते थे कि यार हर चीज का थोड़ा थोड़ा ज्ञान, ये जो कलयुग है मास्टर ऑफ ऐसे वन लोगों बट का, जैक ऑफ ऑल। हाँ, अब ये जो कलयुग है यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा। आपको एक किसी फील्ड में मास्टर बनना पड़ेगा, आपको एक किसी फील्ड में पारंगत हासिल करनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे भले आप किसी भी क्षेत्र में काम करें, मगर धीरे 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 सबको छोड़ के कोई एक लाइन ऐसी पकड़े जिसमें आपको लगता है कि आप सबसे बेहतर हो, और फिर पूरी शक्ति अपनी उस क्षेत्र में लगाए। मतलब आजकल स्पेसिफिकेशन का जमाना, लेकिन जनरलाइजेशन का नहीं। आकाश तो जी, युवाओं से मेरा निवेदन है कि अपनी एनर्जी एक दिशा में लगाने का प्रयास करें, क्योंकि सफल आप तभी हो पाएंगे जब आपकी पूरी ताकत आप एक दिशा में लगाएंगे। आकाश जी, अभी समस्या क्या है, आजकल का नौजवान एक शॉर्टकट ढूंढ रहा है कामयाब होने के लिए। वो, मैं आपके पिताजी का उदाहरण देता हूँ। कैलाश विजयवर्गीय विद्यार्थी परिषद में काम करते थे, युवा मोर्चा में काम करते थे, पार्षद बने, धीरे 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 आज वो राष्ट्रीय महासचिव है, बंगाल चुनाव जिताने की उनके ऊपर जिम्मेदारी। लेकिन अभी राजनीति में कोई नया बंदा आएगा, वो 2 साल बाद जो है वो विधायक का टिकट मांगने लग जाएगा। उसकी इच्छा होगी कि मुझे विधायक बना दिया जाए, मुझे पार्टी का फलाना पद दे दिया जाए। तो ये शॉर्टकट की जो पॉलिसी युवाओं में है, बहुत जल्दी पैसे वाले बनना है, बहुत जल्दी बड़ी कार में घूमना है, बहुत जल्दी एक बड़ा मकान होना चाहिए, 50 लाख रुपए की जो है वो एसेसरी होना, लैपटॉप होना चाहिए। ये जो शॉर्टकट है, इसकी बजाय जिस संघर्ष की बात आप कर रहे हैं कि एक धीरे धीरे सधे हुए कदमों से हम आगे बढ़े, ये युवा पीढ़ी क्यों नहीं सीखना चाहती? देखिए, सबसे पहले तो मुझे जो लगता है कि आजकल का युवा, कई लोग कहते हैं ना कि भ्रमित है, भटका हुआ है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। युवा बहुत जागरूक है, बहुत जिम्मेदार है और होशियार, समझदार है। कुछ लोग ऐसे हैं जो भटके हुए हैं, मगर सामान्यतः हमारे देश का युवा आज भी सही दिशा में, मेरा तो ऐसा स्पष्ट मानना है। दूसरा, जो आप कह रहे हैं कि आज ही वो आया है फील्ड में और कल ही उसको बड़ा पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, मान सम्मान चाहिए, तो मेरा ऐसा सोचना है इसमें
कि इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप आज आए हो, आपको कल ही सब कुछ चाहिए, तो उसमें कोई बुराई नहीं, मगर वो प्राप्त करने के लिए आपका मार्ग सही होना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरा, वो नहीं, महत्वाकांक्षा के साथ साथ अति महत्वाकांक्षा जो हो गई है, जो आपका मार्ग सही होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मान लीजिए आज नहीं मिलता है, तो कल, जो आप कह रहे हैं ना, वो हर किसी में होता है ऐसी, जो हर व्यक्ति ऐसा ही चाहता है कि आज आया हूं तो मुझे कल ही चाहिए। मगर जो असफल व्यक्ति रहते हैं, वो ये होता है कि चलो आज आया हूं, कल चाहिए, और कल नहीं मिला तो फिर वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। वो नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम वहां है। चल पड़ते हैं। और सफल व्यक्ति भी चाहता तो यही है कि मुझे आज आया हूं, कल ही चाहिए, मगर वो नहीं मिलता है तो वो फिर भी लगा रहता है। परसों भी नहीं मिलता है, फिर भी लगा हुआ है। अगले दिन भी नहीं मिला, फिर भी लगा हुआ है। परिश्रम सही दिशा में उसका जारी है, जारी है, जारी है, तब जाकर के वो 4 दिन बाद पाता है। तो मतलब आपको कामना तो कल की करनी पड़ती है, मगर ये मान के चलें आप कि अगर कल नहीं मिला तो भी आप घबराए नहीं, डिप्रेस ना हो, ये महत्वपूर्ण है। आप हार ना माने, लगे रहें, लगे रहें, लगे रहें, तो आपको 4 दिन बाद मिलेगा। तो कुल मिला के प्रॉब्लम, मेरा जो स्पष्ट मानना है कि युवा ऐसा नहीं है, युवा बहुत समझदार है, जिम्मेदार है, और उसमें भी कोई बुराई नहीं है कि वो आज आता है और कल ही प्राप्त करने की कोशिश करता है। मगर बात यह है कि अगर कल नहीं मिले तो वो डिप्रेस नहीं होना चाहिए, उसको फ्रस्ट्रेट नहीं होना अपनी चाहिए, हौसला नहीं खोए, हाँ, हिम्मत नहीं उसको खोए, गलत दिशा में नहीं जाना चाहिए, पर ये उसको देखने में लगे रहना आकाश चाहिए। जी, देखने में क्या आ रहा है कि आप देखें कि ज्यादातर जो नौजवान नशे में करते हैं, बढ़ चुकी इंदौर में नशा बड़ा मुद्दा है, जिस तरह से रैकेट पकड़ा रहा है, समस्या है। और मुझे कल किसी ने बताया कि अभी भी 2 लाख से ज़्यादा यूज़र्स हैं नशे के, जो रेगुलर ड्रग्स ले रहे हैं, इतना सब पकड़ा जाने के बाद भी, या चरस पी रहे हैं या गांजा पी रहे हैं। शराब और बियर पीने वाले लड़के लड़कियों की तो संख्या ही नहीं गिनी जा सकती। पर सवाल, मुद्दे की बात यह है कि आप, कुछ लोग तो शौक पे कर रहे हैं, कुछ लोग इस होड़ में कर रहे हैं कि ये आधुनिकता है, हमको मॉडर्न तभी कहलाएंगे जब हम बियर पियेंगे। कुछ लड़कियों को ऐसा लगता है, वो छोटे से गांव से आती, कसरावत से, खरगोन से, खंडवा से, खालवा से, उनको लगता है कि मैं इंदौर में आ गई हूँ तो बियर तो पीना चाहिए। और कुछ लोग इसलिए कर रहे हैं कि उनको इसमें एक शांति मिलती है, क्योंकि उनको उनकी असफलता है वो भूलना चाहते हैं। क्या ये छोटी छोटी मछलियां पकड़कर आप नशे के कारोबार को बंद कर सकते हैं, या रास्ता ये जागरूकता का जाना चाहिए, आप जैसे नौजवान आइकॉन इसमें काम करें कि जो नौजवान भटक गए उनको सही राह पर लाएं? नहीं, दोनों ही ज़रूरी है। आपको इन लोगों पे सख्त कार्रवाई करना ये चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है, और कर भी रही है मध्य प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में। आप देख रहे हैं रोज़ के नए लोग पकड़ा रहे हैं, रोज़ कार्रवाई हो रही है, रोज़ दबिश हो रही है, रोज़ रेड्स हो रही हैं, और पकड़ा भी रहे हैं। साथ ही साथ जैसे युवा कुंभ हमने किया, उसमें हमारी थीम ही स्वामी विवेकानंद के विचारों पर युवा चले, उसी को ध्यान में रख के वो आयोजन किया था। तो साथ ही साथ ये भी काम हम लोग कर रहे हैं। जैसे आप मेरी बात करें तो हमारा एक ओम नमः शिवाय का प्रकल्प भी चलता है, उसका भी मेन एजेंडा यही है कि जो युवाओं की जो एनर्जी है वो सही दिशा में जाए। तो कुल मिला के दोनों ही ज़रूरी है, और दोनों ही माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। आकाश जी, नशे से अलग हटकर अगर मैं बात करूं तो बेरोजगारी इस समय बहुत चरम पर है। कोरोना काल के पहले के भी जो आंकड़े आए हैं बेरोजगारी के 7.5, वो चौंकाने वाली दरें हैं। और नौजवान में एक बड़ा फ्रस्ट्रेशन का कारण ये है कि पढ़ तो लिया, बहुत सारी डिग्रियां उसके पास हासिल हो गई हैं, लेकिन उसके पास एक नौकरी नहीं है। और ये नौकरी नहीं होने से 2 नुकसान हो रहे हैं। एक तो वो भटक रहा है, अपराध की दिशा में जा रहा है, या वो सुसाइडल पे जा रहा है। सबसे ज़्यादा आत्महत्या के प्रकरण किसानों के बाद अगर आए तो नौजवानों के आए। तो क्या शिक्षा का उद्देश्य नौकरी है, या शिक्षा का उद्देश्य संस्कारित होना है? इसको लेकर युवा कब सोचेगा? नहीं, निसंदेह शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी नहीं है, वो तो आपका पूरा जीवन को सही दिशा मिले उसके लिए होती है। और जहाँ तक इन सब चीज़ों की बात है कि मेरा आपके माध्यम से सभी युवाओं से यही कहना है कि वो मेहनत करें और मेहनत करते रहें। आपके द्वारा की हुई मेहनत का एक एक कण का आपको परिणाम मिलेगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों मिलेगा, मगर ज़रूर मिलेगा। वही बात है ना कि वो लोग
मेहनत करते हैं और फिर रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो छोड़ देते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और फ्रस्ट्रेशन में हो आ जाते हैं। तो ये सब ना करें। मेहनत का फल मिलता ही मिलता है, ये तय है। और मेरा तो जबकि ये भी कहना है कि यही बात को मानना, मतलब मेरा क्या मानना, ये मैंने शिव पुराण में पढ़ा है कि आपको अपने कर्म का फल मिलेगा, इस बात का जिस व्यक्ति को विश्वास है वही व्यक्ति सही मायने में आस्तिक है, वही व्यक्ति ईश्वर को मानने वाला है। और यदि आपको ये लगता है कि नहीं यार कर्म करने से कुछ नहीं होता, मेहनत करने से कुछ नहीं होता, मतलब आप नास्तिक हो। तो मेरा तो आप सब ही, आपके माध्यम से सभी युवाओं से कहना है कि मेहनत करें और करते रहें। ये कलयुग है। देखिए हमारी आज से जब हमें आज़ादी मिली थी तब हमारी जनसंख्या 30 करोड़ थी और ज़मीन लगभग सेम थी। आज हमारी जनसंख्या 130 करोड़ है पूरे देश की और ज़मीन उतनी है। तो निसंदेह कंपटीशन बड़ा है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी है। तो सफल होने के लिए आपको मेहनत तो खूब करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर यदि आप लगातार मेहनत करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आकाश जी, विवेकानंद को आपने पढ़ा, चूंकि आप तो लेखक भी हैं, आपने एक किताब लिखी है देव से महादेव, इंग्लिश में भी वो किताब प्रकाशित हुई है, मराठी में वो किताब प्रकाशित हुई है, और आस्तिक भी हैं आप, ईश्वर को बहुत मानते हैं, भक्तिभाव। और अभी आपकी बात सुनकर भी हमको लग रहा है कि हम विधायक की नहीं किसी संत प्रवचन की बात सुन रहे हैं। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकार की भी कुछ ऐसी नीतियाँ होनी चाहिए, चूँकि आप सरकार में भी है, सिस्टम में भी है, जो लोगों को सहजता से उन्हें रोजगार मिले, रोजगार के अवसर पैदा हों, अर्थव्यवस्था हमारी रोजगारमुखी और लोग खुद का काम शुरू कर सकें। उनको एक ऐसा वातावरण समाज में, देश में मिलना चाहिए सरकार के स्तर पर कि लोग अपना काम शुरू कर सकें। नहीं, देखिए सरकार तो अपना प्रयास कर ही रही है। आपने देखा होगा स्किल इंडिया, स्किल मध्य प्रदेश, रूरल इंडिया में स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे आत्मनिर्भर प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। फिर उद्यमी योजना है, जो युवा उद्यमी योजना है, मुद्रा जो लोन सरकार देती है वो वाली योजना है। आईटी के क्षेत्र में सरकार ने बहुत सारे रेवोल्यूशनरी निर्णय लिए हैं। मेक इन इंडिया है। किसानों को सरकार खूब मजबूत करने का हर तरीके से प्रयास करती है। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तो कदम कदम पे मतलब किसान को एकदम मखमल का वो मिले इसका प्रयास करते हैं, मखमल का रास्ता मिले ऐसा प्रयास करते हैं। तो कुल मिला के सरकार कर रही है क्योंकि हमारी आर्थिक पूरी जो खेती किसानी आधार के अर्थव्यवस्था के आधार पे हमारा देश चलता है। तो किसानों को मजबूत किया ही जा रहा है और साथ ही साथ युवाओं को भी मजबूत किया जा रहा है। मगर मेरा आपके माध्यम से एक और युवाओं से कहना है कि आप अपने भविष्य के निर्माता आप स्वयं हो। आप कभी भी किसी भी सरकार पे, किसी भी व्यक्ति पे डिपेंडेंट ना रहें। सब लोग आपको सपोर्ट करेंगे। हमारे देश का संस्कार ऐसा है कि आपकी मदद हर व्यक्ति जो कर सकता है बिल्कुल करेगा, मगर आप स्वयं अपने भविष्य के, अपने भाग्य के निर्माता हो। आप खूब मेहनत करो और अपने दम पे सफल होने की कोशिश करो। और जो व्यक्ति इस सोच के साथ काम करेगा वही आगे बढ़ेगा। सरकार कर रही है, सरकार करती रहेगी, मगर लोग सरकार के भरोसे रहेंगे तो उनका वो सफल नहीं हो पाएंगे। आपको अपने दम पे करना पड़ेगा। बाकी सबका सपोर्ट लीजिए आप, बाकी आपको अपने दम पे आगे बढ़ना पड़ेगा। किस तरह से विवेकानंद जी को फॉलो करके अपना आत्मबल बढ़ा सकते हैं, खासकर उस समय में जब आपको डिप्रेशन आ रहा है, जब आपको अवसाद आ रहा है, तब विवेकानंद साहित्य को पढ़ के या विवेकानंद जी की बातों को, विचारों को सुनकर आप किस तरह से अपने आप को मजबूत कर सकते हैं? आप अपना अनुभव को शेयर करें। आपने विवेकानंद को भी पढ़ा है, कई अनेक धर्म ग्रंथ पढ़े हैं। विवेकानंद जी की कौन सी बात आपको लगती है जो युवाओं के लिए प्रेरणा का काम कर सकती है? देखिए, विवेकानंद जी और अन्य महापुरुषों को मैंने जो पढ़ा है उनसे ये मैंने समझा है, जो मैंने आपके इंटरव्यू के पहले भाग में ही अपनी बात रख दी थी, कि कठिनाइयाँ हर व्यक्ति के जीवन में आती है। हमें कई बार ऐसा लगता है कि कठिनाई मतलब सामने वाले की प्लेट ज़्यादा भरी हुई लगती है। ऐसा हमारे यहाँ पे कहावत है कि ये मनुष्य को लगता है यार मेरे जीवन में ही टेंशन है, सामने वाले थाली में घी ज़्यादा दिखाई देता है। हाँ, सामने वाले के जीवन में खूब मज़े हैं और मेरे ही जीवन में सारी कठिनाइयाँ हैं।
तो ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति की अपनी कठिनाइयाँ हैं। बस कुछ लोग, और मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ कि राम भगवान, कृष्ण भगवान के जीवन में जब कठिनाई थी तो फिर हमारे जीवन में तो कठिनाइयाँ कोई बड़ी बात नहीं है। कठिनाइयाँ एक अभिन्न अंग है, जबकि बल्कि स्वामी विवेकानंद तो ये कह गए कि कठिनाई नहीं तो मतलब आप गलत दिशा में हो, आप कहीं ना कहीं कुछ गलत भटके हुए हो। तो कठिनाई आपके जीवन का अभिन्न अंग है, उससे घबराए नहीं, आप डट के उसका मुकाबला करें। राम भगवान और कृष्ण भगवान इसलिए नहीं जाने जाते हैं कि उनके जीवन में कठिनाई थी, बल्कि उस कठिनाई से लड़ करके वो आगे बढ़े। जब बल्कि स्वामी विवेकानंद जी की जो पंक्ति की संघर्षों के साए में असली आज़ादी पलती है, जब मतलब कठिनाई से ही आपके क्षमताएं निकल के आती है बाहर। बेस्ट तो आपका आप टफ, मजबूती जब से आप खड़े रहें, टफ सिचुएशन होगी तब आपका बेस्ट आएगा। बेस्ट आएगा। बस यही बात है कि टफ सिचुएशन है तो आपको ज़्यादा चौकन्ना रह के काम करना पड़ेगा, ज़्यादा होशियारी समझदारी से काम करना पड़ेगा। आपकी एक एक पल और आपका एक एक कण, आपकी 100% ऊर्जा बहुत सोच समझ के लगानी पड़ेगी, वो सही दिशा में लगे, इसका प्रयास और करना विवेकानंद ने पड़ेगा। जो कहा कि उठो, जागो, आगे बढ़ो, हाँ। ये एक वाक्य है। ये वाक्य अगर युवा आत्मसात कर ले तो क्या कर सकते हैं, कितना कुछ कर सकते हैं? नहीं, युवा तो क्या नहीं कर सकते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी को आप देख लीजिए, आज पूरे विश्व में सबसे बड़ा नेतृत्व के रूप में उभर के आए, सबसे बड़े नेता के रूप में उभर के आए हैं। तो युवा चाहे तो सब कुछ कर सकता है, मतलब सब कुछ कर सकता है। और युवा से ही देश, जो जो स्वामी विवेकानंद की जी की पंक्ति है, संघर्षों के साए में असली आज़ादी पलती है, और दूसरी जो उसकी पंक्ति है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। मतलब पूरा देश आज युवा क्या कर रहा है। आज अगर आपको किसी भी देश की परिस्थिति के बारे में जानना है तो आप ये जानो कि उसका युवा क्या कर रहा है। अगर आपने ये समझ लिया कि उसका युवा क्या कर रहा है, मतलब वो देश, अगर युवा नशे में है, युवा डिप्रेशन में है, मतलब पूरा देश डिप्रेशन में है और उसका भविष्य अंधकार में है। अगर आपका युवा सही दिशा में है तो आपका देश सही दिशा में है। इसलिए तो सभी लोग युवा आगे बढ़े इसका प्रयास करते हैं, इसीलिए तो हम लोग भी ये प्रयास करते हैं, क्योंकि अगर युवा सही दिशा में है तो ही देश सही दिशा में है। 35% की आबादी जो है वो युवा है। हाँ, हमारा तो युवा देश कहलाता है। और जिसमें बहुत ज्यादा, इतने जब युवा देश कहलाता है तो हमें अपने देश में हमें एक युवा नीति बनाने की जरूरत महसूस नहीं होती। आप मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य हैं, मध्य प्रदेश सरकार अपने स्तर पे की युवा नीति बनाए, पॉलिसी बनाए, युवाओं को लेकर सोच बनाए, और उसमें वो 12 साल के लड़कों से, नौजवानों, किशोरों से लेके जो है 50 साल तक के लोगों को रखे। मैं आपके साथ सहमत हूँ आपकी इस बात से कि युवाओं पे विशेष फोकस होना चाहिए। देखिए, पहले तो हमारे पास सड़कें नहीं थी। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे लोग प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के माध्यम से सड़कें बनाई। बिजली 2-2 4-4 घंटे आती थी, 24 घंटे हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, मध्य प्रदेश की हम बात करें तो 24 घंटे बिजली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आई है। ऐसी कई सारी चीज़ें नहीं थी जो हम लोगों ने धीरे धीरे देने का प्रयास किया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि युवा आयोग का बनने का चल भी रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं पता है, मगर ऐसा मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी युवाओं को लेकर कमलनाथ जी बहुत जाते जाते युवा आयोग बना गए थे। नहीं, कमलनाथ जी ने नहीं, ये तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना था, मगर पता नहीं क्यों वो उस वक्त क्रियान्वयन उसका हो नहीं पाया। मगर अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि ये युवाओं पे विशेष ध्यान दिया जाए, और जल्द ही मध्य प्रदेश में भी इस तरह का कुछ होगा। ऐसा अभी मेरी कोई ऐसी बात किसी से नहीं हुई है, मगर मुझे ऐसा लगता है जिस प्रकार से वो चिंतित हैं युवाओं को लेकर के, और जिस प्रकार से वो दिमाग लगा रहे हैं कि युवाओं की स्थिति कैसे बेहतर हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी युवा आयोग या उसके जैसा ही कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होगा। क्योंकि युवाओं का एक अपना संसार होता है, एक सपने वाला संसार होता है, बहुत सारे उनके सपने होते हैं। हकीकत बहुत उबड़ खाबड़ है, हकीकत बहुत खुरदुरी है, सपने बहुत, आपने कहा मखमली होते हैं। अब ये जब मखमली सपने हैं, हकीकत की ज़मीन पर उतरते हैं ना, उबड़ खाबड़ ज़मीन पे, तो समय से पहले टूट जाते हैं। और उस वक्त युवा जो है, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि डिप्रेशन हो जाता है, तो सपनों को अमली जामा कैसे पहचाना जाए और उसके लिए सरकार क्या करे? आपने तो कहा कि परिश्रम करे युवा, अटूट परिश्रम करे, लेकिन सरकार भी तो कुछ करे। सरकार क्या कर सकती है? देखिए, आपका जो जवाब है उसमें
मुझे ऐसा लगता है, सबसे पहली बात तो किसी भी युवक को, मतलब किसी भी लड़का लड़की बच्चे को एक शक्ति देने का जो काम है सबसे पहले उसका परिवार करता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये शुरुआत परिवार से ही हो जाना चाहिए। आजकल अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि कई लोग तो परिस्थितियों की वजह से पति पत्नी दोनों काम करते हैं। अब जो परिस्थिति की वजह से करते हैं उसको तो बात छोड़े, मगर कई लोग शौकिया तौर पे करते हैं। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि पेरेंट्स को पूरी तरह से चिंता करनी चाहिए कि उनका बच्चे को अच्छी पेरेंटिंग मिल रही है, वो इस कलयुग के लायक बन रहा है, उसको इस कलयुग में सफल होने के लिए जो भी स्किल्स लगती है वो मिल रही है। सबसे पहले तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। दूसरा, गवर्नमेंट, जो मैंने आपको अभी कुछ योजनाएं गिनाई, वो तो योजना है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कितना बेहतरीन जो ये नया जो एजुकेशन का सिस्टम लेकर के आ रहे हैं, एजुकेशन बिल जो नया आया है, जी हाँ, वो इसीलिए है क्योंकि वाकई में अभी हमारा जो सिस्टम चल रहा था पुराना, वो मैकलॉय के समय का चल लॉर्ड रहा मैकाले था। का। हाँ, और उसमें देखने में यही आ रहा था कि जॉब्स 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 की, भैया जॉब करनी है, जॉब मिल रही है, उसी हिसाब से उसकी ट्रेनिंग चल रही थी। अभी नरेंद्र मोदी जी ने हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें यही काम किया है कि युवा सिर्फ जॉब नहीं, उसका माइंड डेवलप हो, उसकी जो विजन है वो बढ़े, इस तरह के, एंटरप्रेन्योर बने वो। हाँ, एंटरप्रेन्योर बने। और लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति वो क्लर्क पैदा करती है, वो हाँ, वो तो आपको 2000 हमारे रुपये देश की नौकरी दे देगी। हमारे देश के अगर आप बुद्धिजीवियों की माने तो कुल मिला के वो तो हमें गुलामी की ओर ही ले जाने वाली, उन्होंने जानबूझ के ऐसी डिज़ाइन की थी कि इनके युवा अच्छे नहीं बन पाए। मगर अभी जो नरेंद्र मोदी जी नई शिक्षा नीति लेकर के आए हैं, ये माइंड को आपके पूरा डेवलप करेगी, आपका विजन बढ़ाएगी, आपके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाएगी, ऐसी नीति है। तो जो सरकार की आप बात कर रहे थे कि सरकार क्या कर रही है, तो सरकार ने एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम शिक्षा नीति में बदलाव ला करके उठाया है। और मुझे विश्वास है कि भविष्य में हमारा युवा कलयुग से लड़ने लायक बनेगा। इस कलयुग में कैसे जीना चाहिए, कैसे सफल होना चाहिए, वो स्किल्स उसको ये शिक्षा नीति देगी और वो उसके जीवन में आपको सफलता लगता है लेकर कि राजनीति में युवाओं को ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा संख्या में आना चाहिए ताकि वो राजनीति के स्वरूप को बदल सकें, उसकी दिशा को बदल सकें? बिल्कुल, राजनीति में युवाओं को आना चाहिए। युवा बहुत शक्तिशाली होता है, बहुत ही ऊर्जावान, उमंग से भरा हुआ होता है और अच्छी सोच रखने वाला होता है, और निसंदेह उसको आना चाहिए। और मुझे बताते हुए बहुत गर्व है, बहुत खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने, अभी आपको पता होगा क्योंकि आप तो कई पूरे, खैर आप हर वर्ग से जुड़े हुए हैं मगर राजनीतिक क्षेत्र में भी जुड़े हुए हैं और जानकारी रखते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी एक नियम निकाला था कि हमारे जितने भी मंडल अध्यक्ष होंगे वो 35 वर्ष से नीचे के होंगे। मतलब एक बेहद क्रांतिकारी बात थी है, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है और उसका सबसे एक्टिव जो कड़ी रहती है वो मंडल अध्यक्ष रहता है। और भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी रिस्क ली थी कि यार जितने भी मंडल अध्यक्ष हैं 35 साल से नीचे के बनेंगे, और इतना क्रांतिकारी कदम साबित हुआ ये। इतने अच्छे अच्छे लड़के भारतीय जनता पार्टी ने निकाले हैं अभी सामाजिक क्षेत्र में काम करने के लिए कि मैं वाकई में गौरवान्वित महसूस करता हूं जब भी मैं उनको देखता हूं। अभी सिंधिया जी हमारे घर पे आए थे, मैंने हमारे विधानसभा के मंडल अध्यक्षों को मिलाया कि ये हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने भी बोला वाह यार इतने यंग लड़के हैं। तब मैंने उन्हें भी बताया कि अभी बहुत ही क्रांतिकारी कदम भाजपा ने, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, वी.डी. शर्मा जी, शिवराज जी के नेतृत्व में ये लिया है कि हर मंडल अध्यक्ष 35 साल का रहेगा और नगर अध्यक्ष भी लगभग 35 से 45 का रहेगा। तो पूरे गुना का नगर अध्यक्ष को मैंने देखा, हाँ, अमित श्रीवास्तव को, भोपाल के बहुत यंग है वो। गुना, भोपाल, मतलब पूरे नगर अध्यक्ष भी सारे 35 से 45 के बनाए। तो भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को बहुत बड़ा अवसर दिया है राजनीति में आने के लिए और बहुत बड़ी संख्या में अच्छे लड़के निकल के आए भी हैं और जो बहुत बेहतरीन काम भी कर रहे हैं। और मुझे इस बात का बहुत गर्व है, बहुत खुशी है। चलेगा, पार्षद में भी युवाओं को टिकट देंगे आप? ये अब चूंकि नगर निगम चुनाव होने हैं तो ये सिलसिला चलेगा? मुझे मैं तो कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं हूँ ये तय करने के लिए, मगर
मेरा ऐसा सोचना है कि आप संगठन में कुछ भी कर सकते हैं, मगर जो जनता द्वारा चुने हुए जो इलेक्शंस होते हैं जिसमें जनता को चुनना है, तो उसमें तो आपको वही देखना चाहिए कि जनता की सेवा ज्यादा से ज्यादा कौन कर सकता है और जीत कर ऐसे आने की व्यक्ति को। मादा किसमें है? हाँ, मतलब वही जीत के आएगा जो जनता की सेवा कर सकता है। तो मेरा ऐसा सोचना है कि जो वोटिंग वाले जो इलेक्शन रहते हैं जिसमें जनता को सीधे वोट डालना, उसमें तो आपको यही देखना चाहिए कि जनता की सेवा कौन कर सकता है। और उसमें अपने आप ही फिर ये क्राइटेरिया तो आ ही जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा बुजुर्ग व्यक्ति है तो वो ज़्यादा सेवा कर देगा, ऐसा कम चांसेस रहेंगे इसके, और युवा रहेगा तो ज़्यादा करेगा, ये ज़्यादा चांसेस रहेंगे। मगर उसमें क्राइटेरिया सिर्फ ये रहता है कि जनता की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कौन कर सकता है। मगर ये मेरी सोच है, मैं कोई उस पद पे नहीं हूँ कि मैं ये तय करूँ कि भैया टिकट किसको देना है, किस क्राइटेरिया से देना है। मगर मेरा पूरा विश्वास है हमारा जो नेतृत्व है वो बहुत ही बेहतरीन नेतृत्व है और वो सही निर्णय करेगा, और जो भी निर्णय आएगा हम उसका पालन करेंगे। बहुत धन्यवाद आकाश विजयवर्गीय हमारे दर्शकों से बात करने के लिए। और विवेकानंद को सही श्रद्धांजलि यही होगी जैसा कि आकाश विजयवर्गीय कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम खूब मेहनत करें, युवा अपने परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करें, और कर्म तो मिलता ही, कर्म का फल तो मिलता ही है। शिवपुराण में भी लिखा है, आकाश विजयवर्गीय ने बताया, और उनका साफ तौर पर कहना है कि निराश होने से काम नहीं चलेगा, उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आप विवेकानंद के सपनों के भारत का निर्माण कर पाएंगे। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।